हेलो बच्चों, तो हम लोग आज बात करेंगे ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने ठोस अवस्था के रूप, ठोस जो थे उनके कुछ रूप हमने वहाँ पर पढ़े थे, जिसमें हमने पढ़ा था आयनिक ठोस, हमने पढ़ा था सहसंयोजी ठोस, हमने पढ़ा था धात्विक ठोस और साथ में हमने पढ़ा था आणविक ठोस। अब हम इसके आगे उन ठोसों के कणों के आधार पर उस ठोस के रूप पढ़ेंगे, यानी कि जो कण है वो किस रूप में व्यवस्थित हैं, उसके कारण से ठोसों को किस रूप में व्यक्त किया गया है उसको हम पढ़ेंगे। तो देखिएगा, अगर हम बात करें ठोसों की व्यवस्था के रूप में या व्यवस्था के आधार पर, तो ठोसों को हमने दो रूप में विभाजित किया है। पहला क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। दिख रहा है आपको? क्रिस्टलीय ठोस के सामने हमने आपके सामने कुछ यहाँ पर पिक्चर्स रखी हुई है। देखिए, क्रिस्टलीय ठोस में ये जो पहली पिक्चर है, अगर हम इसको देखें तो ये डायमंड की पिक्चर है, दिख रही है आपको? यानी कि डायमंड जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। उसी तरीके से हमने यहाँ पर एक क्वार्ट्ज रखा हुआ है। क्वार्ट्ज जो है ये भी हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो ग्लास, आप दिख रहा होगा आपको, ये ग्लास है, तो ग्लास जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस है। उसी तरीके से प्लास्टिक यहाँ पर रखी है, एक प्लास्टिक की बोतल रखी हुई है, तो ये जो प्लास्टिक है ये भी अक्रिस्टलीय ठोस है। तो यहाँ से आप ये समझ गए होंगे कि क्रिस्टलीय ठोस कौन से होंगे, पहचान गए होंगे आप कि क्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस कौन से होते हैं। अब हम आगे ये पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के गुणों में क्या अंतर होता है, या किस कारण से हम पहचान सकते हैं कि ये क्रिस्टलीय ठोस है या फिर ये अक्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके सामने। तो सबसे पहले हम उनके गुणों के आधार पर उसको विभाजित करेंगे। तो गुणों में सबसे पहले हम जो गुण लेके आ रहे हैं वो गुण हमारे सामने होगा आकार। ठीक, आकार के बारे में बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका आकार अनिश्चित होता है। यानी कि अगर कोई ठोस अपना आकार परिवर्तित नहीं करता है, वो एक ही आकार में रहता है, वो कहीं भी पाया जाए वो उसी आकार में रहता है, तो वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। जबकि वो ठोस जो अपना आकार परिवर्तित कर देते हैं या जिनका आकार निश्चित नहीं होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस में कहलाएगा या अक्रिस्टलीय ठोस होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस को हम कैसे, या अक्रिस्टलीय ठोस को हम किस रूप में उसको विभाजित कर सकते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस अपने कणों से मिलकर बना होता है। तो जो कणों की व्यवस्था होती है, यानी कण किस व्यवस्था में रखे गए हैं, वो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस को समझाता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास में अगर कण एक दीर्घ परास व्यवस्था में है या एक प्रॉपर अरेंजमेंट में है या एक प्रॉपर सही रूप में, व्यवस्थित रूप में है, तो वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। और जहां पर कण अव्यवस्थित रूप में होंगे वो अक्रिस्टलीय ठोस होगा। अब व्यवस्था के रूप में भी दो बातें होती हैं। यहां पर अगर हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं तो उनकी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो एक समान होनी चाहिए और दीर्घ परास में होनी चाहिए, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में या तो व्यवस्था नहीं होगी या फिर अगर व्यवस्था है तो वह बहुत ही लघु परासी व्यवस्था को प्रदर्शित करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, मान लेता हूं मेरे पास में कोई दो कणों से मिलके एक ठोस बन रहा है। तो मान लेते हैं मेरे पास में जो कण है वो ए और बी कण है। तो मान लेता हूं यहां पर ए लिखा, यहां बी लिखा, यहां ए लिखा, यहां बी लिखा, यहां ए लिखा, यहां बी लिखा। जिस तरीके से ये व्यवस्था है उसी तरीके से व्यवस्था लंबी दूरी तक दीर्घ रूप में, दीर्घ परास में व्यवस्थित हो। अगर ये इस तरीके से है तो इसका मतलब ये क्रिस्टलीय ठोस को प्रदर्शित करेगा।
लेकिन अगर ऐसी कहीं पर व्यवस्था है तो कुछ देर तक तो व्यवस्थित रहे, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये व्यवस्थित रहे। लेकिन यहाँ पर फिर ए आ गया, फिर यहाँ बी आ गया, फिर यहाँ ए आ गया, फिर यहाँ बी आ गया, एसेट्रा ऐसा। यानी कि जहां पर दीर्घ रूप में ना होके केवल लघु प्रासी व्यवस्था हो, वो किसको प्रदर्शित करेगा? अक्रिस्टलीय ठोस को प्रदर्शित करेगा। तो अंतर आपको बेटा समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि कब हम क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे और कब हम अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का मतलब क्या होना चाहिए? दीर्घ परासी व्यवस्था होनी चाहिए, दीर्घ परासी व्यवस्था होनी चाहिए। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में या तो व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं होगी या फिर होगी तो बहुत ही कम होगी, लघु परासी व्यवस्था होगी, यानी कि बहुत ही छोटे रूप में वो परास में रहेगा और फिर उसका जो व्यवस्था होगी वो बदल जाएगी, वो परिवर्तित हो जाएगी। आ रही बात समझ में? क्लियर हो गया? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यही कारण है कि इनका आकार अनिश्चित होता है और यही कारण है कि इनका आकार निश्चित होता है और एक ज्यामितीय रूप में रहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। अब देखिए, जब यहां पर अगर हम इनके गलनांक के बारे में बात करें तो जैसा कि अभी मैंने आपसे बोला कि इनकी व्यवस्था निश्चित होती है और इनकी व्यवस्था अनिश्चित होती है, तो इस रूप में इनके गलनांक में भी एक भारी अंतर आएगा। अब ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं मेरे पास दो ठोस हैं, ठीक। दोनों ठोसों को मैंने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको गर्म करना प्रारंभ किया। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक जो ठोस था वो तुरंत ही द्रव में परिवर्तित हो गया और पूर्ण रूप से द्रव में परिवर्तित हो गया। लेकिन जो दूसरा जो ठोस था वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कुछ थोड़ा सा परिवर्तित हुआ, फिर हमने थोड़ा सा और ताप किया, फिर और परिवर्तित हो गया, फिर थोड़ा सा और ताप दिया तो और परिवर्तित हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर वो कोई ठोस पूर्ण रूप से एक ताप पर, एक फिक्स ताप पर, एक सीमित ताप पर, एक निश्चित ताप पर अपना रूप परिवर्तित कर देता है, गलित रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसका मतलब वो उसके निश्चित गलनांक को प्रदर्शित करता है। और अगर ऐसा है, वो अपने निश्चित गलनांक को प्रदर्शित करता है, इसका मतलब वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। लेकिन जहां पर एक ताप की परास मिलके आएगी, परास का मतलब 50 पर किया, थोड़ा सा हुआ, फिर हमने 55 किया, फिर हमने 60 किया, तो कुछ टेम्परेचर बढ़ाने पर वो गलित हो रहा है, मतलब ताप परिवर्तित होने के साथ में वो गलित हो रहा है। तो इसका मतलब वहां पर एक ताप का हमने परास प्रयुक्त किया, और जब हम ताप का एक परास प्रयुक्त करेंगे तो उस कंडीशन में वो जो होगा वो ठोस अक्रिस्टलीय ठोस कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया? तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहां पर एक निश्चित ताप होता है, फिक्स टेम्परेचर होता है, निश्चित ताप पर पिघलते हैं, यहां पर एक परास में पिघलते हैं, यानी ये ताप का एक परास होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही बात? अब इसी चीज को प्रदर्शित करने के लिए आपके सामने मैं मैंने ग्राफ रखे हैं। ये ग्राफ जो है ये शीतलन ग्राफ है, शीतलन ग्राफ है, शीतलन वक्र है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब ये शीतलन वक्र क्या है, किस चीज को प्रदर्शित करता है? शीतलन वक्र भी जो होता है वो किसी ठोस के रूप को प्रदर्शित करता है, यानी कि वो हमें बता देता है कि वो क्रिस्टलीय ठोस है कि वो अक्रिस्टलीय ठोस है। आइए इस वक्र को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें अगर बात करें तो ये देखिएगा, यहां पर टाइम और टेम्परेचर के बीच में एक ग्राफ है। अब जैसे हमने कोई सॉलिड लिया, कोई ठोस लिया, उसको हमने क्या कर दिया? पिघला लिया, यानी कि वो द्रव के रूप में परिवर्तित हो गया। अब मैंने क्या किया? उस द्रव को रखा और अब धीरे धीरे ताप को कम कर रहा हूं। तो देखिए, जैसे ही मैंने यहां पर ताप को कम किया, इसने अवस्था का परिवर्तन करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक निश्चित ताप पर इस जगह पर द्रव और ठोस के मध्य में एक ट्रांजिशन स्टेट, एक संक्रमण स्थिति आ गई, और इस स्थिति पर ताप जो है वो एक निश्चित है, यानी कि यहाँ पर ताप परिवर्तन नहीं हो रहा है। यानी कहने का मतलब है एक फिक्स टेम्परेचर पर वो क्या होगा? लिक्विड और सॉलिड, यानी कि द्रव और ठोस के मध्य में एक संक्रमण स्थिति बना देगा, और जैसे ही उस ताप से नीचे जाओगे वैसे ही वो ठोस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।
जबकि यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए जैसे जैसे आप ताप कम करते जा रहे हैं वैसे वैसे ये अपना रूप परिवर्तित करता जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे आप जैसे जैसे आप ताप कम कर रहे हैं वैसे वैसे द्रव जो है वो ठोस में परिवर्तित हो रहा है। यानी ताप कम होता जा रहा है, द्रव ठोस में परिवर्तित होता जा रहा है। तो यहां पर जो ये ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, यानी कि इसका मतलब है ये सतत ग्राफ, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, यानी कि ये ग्राफ कौन सा है, सतत है। जबकि ये कैसा ग्राफ है, असतत ग्राफ है। तो जिन ठोसों का अगर हम शीतलन करते हैं तो शीतलन करने पर अगर उनका वक्र सतत प्राप्त होता है तो वो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जबकि वो ठोस जिनका शीतलन करने पर ग्राफ जो है असतत प्राप्त होता है, ये सतत है, कंटिन्यूअस है, ये असतत है, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर? तो असतत रूप प्राप्त होता है तो वो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया कि कैसे हमें पता करना है कि कौन सा क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस के गुण समझ में आ गए आपको कि कब हम क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे और कब हम अक्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। क्लियर हो गया? चलो अब हम आगे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए नेक्स्ट बिंदु पर आते हैं, विदलन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विदलन। अगर आपके पास कोई ठोस है और अगर आप किसी तेज धार वाले चाकू से उसको काटने पर अगर दोनों भागों में जहां से आपने काटा है उस काटने पर उसके जो दोनों भाग हैं उन दोनों भागों में अगर वहां पर बिल्कुल सपाट सतह प्राप्त हो, देखिएगा कैसी जगह प्राप्त हो, सतह कैसी हो, सपाट हो या चिकनी हो, तो 100% वो जो ठोस होगा वो क्रिस्टलीय ठोस होगा। जबकि अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर जब हम काटें तो उस कंडीशन पे थोड़ा सा रफ नेचर आ जाए, यानी कि काटने पर वो अनियमित सतह के रूप में कटे जरूर लेकिन अनियमित, यानी कि अगर वहां पर हाथ लगाया जाए तो वहां पर रफ खुरदुरापन आ जाए। तो अगर खुरदुरापन है तो इसका मतलब वो अक्रिस्टलीय ठोस है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए अभी मैंने आपसे बोला कि जब क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो वहां पर कणों की जो व्यवस्था होती है वो निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वहां पर जो कणों की व्यवस्था होती है वो अनिश्चित होती है। जब आप उसको कट करेंगे तो निश्चित जब कण होंगे तो एक निश्चित रूप से वो कटेंगे, यानी कि समान रूप से कण इधर और समान रूप से कण इधर जाएंगे। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो इस कारण से उनकी जो सतह होती है वो चिकनी होती है और सपाट होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, क्योंकि कण जो है वो निश्चित रूप में तो है नहीं, और जब वो निश्चित रूप में नहीं है और जब आप उनको काटोगे तो वहां पर खुरदुरापन आ जाता है। तो ये केवल किस पर निर्भर करता है, ये कणों की व्यवस्था पर निर्भर करता है कि कण किस रूप में वहां पर व्यवस्थित है। क्लियर हो गया? समझ में आ रही है बात? आगे बात करते हैं। चलो अब एक आते हैं बिंदु दैष्टा प्रकृति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है। यहां पर देखिएगा आपको बता दें जो क्रिस्टलीय ठोस है वो विषम दैशिक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो समदैशिक होते हैं। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, जब व्यवस्था हमारी निश्चित है, नियत है, समान रूप से है, तो फिर उनके गुण भी जो होने चाहिए वो समान होने चाहिए। नहीं, यहां पर दो अलग अलग बातें हैं। व्यवस्था का निश्चित या नियत होना अलग बात है और उनका गुण होना, समान होना अलग बात है। वो निर्भर करेगा कि जब हम जिस दिशा में देखना चाह रहे हैं वहां पर उन कणों की व्यवस्था किस रूप में है। ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके सामने ये मैंने कोई एक ठोस रखा जो कि क्रिस्टलीय ठोस है। इसको मैं उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं। मान लेता हूं यहां पर A परमाणु रखा, ये B परमाणु है, ये A परमाणु है, ये B परमाणु है, ये A परमाणु है। इसी तरीके से यहां पर B रखा, ये A रखा, यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ B है। उसी तरीके से यहाँ पर A रखा, यहाँ B रखा, यहाँ A रखा, यहाँ B रखा, यहाँ A रखा। अब आप एक चीज गौर से देखिए, अगर ये सतत रूप में है, निश्चित रूप में है,
प्रॉपर अरेंज है, व्यवस्था पूर्ण है। अब जरा गौर से देखिए, अब इस डायरेक्शन को गौर से देखिए। इस डायरेक्शन में आपको कौन कौन से परमाणु दिख रहे हैं? ए परमाणु दिख रहे हैं। और इस डायरेक्शन में आप देखिए, चाहे नीचे वाली डायरेक्शन में देख लीजिए, यहाँ कौन से परमाणु मिल रहे हैं? ए मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ की व्यवस्था और यहाँ की व्यवस्था अलग अलग हो गई। यानी यहाँ पर परमाणु जिस रूप में है वो ये है, इस रूप में है। यहाँ पर इस रूप में देखें तो ए बी इस रूप में है। तो क्या जो दोनों के परमाणुओं की जो अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, क्या वो समान है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके सभी परमाणु जो हैं वो व्यवस्थित रूप में है, लेकिन दिशात्मक अगर हम देखें तो उस रूप में व्यवस्था उनकी समान नहीं होती है। और जब व्यवस्था उनकी समान नहीं होती, दिशात्मक रूप की बात कर रहा हूं, तो दिशात्मक रूप में जब व्यवस्था समान नहीं होती है, इसीलिए उनके जो भौतिक गुण होते हैं वो भी भिन्न भिन्न होते हैं। दिशा पर बात कर रहा हूं मैं, तो दिशा अलग अलग दिशाओं में उनका जो अरेंजमेंट होता है, जो व्यवस्था होती है, वो अलग अलग होती है, इसलिए ऐसा होता है। जबकि इधर क्या होता है? इसमें तो यहाँ पर व्यवस्थित है ही नहीं। तो जब व्यवस्थित है ही नहीं, तो इस रूप में अगर हम बात करें तो परमाणु किसी भी दिशा में रखे होंगे और उसमें किसी भी दिशा में चले जाएंगे तो व्यवस्था एक जैसी दिख जाएगी। और जब व्यवस्था एक जैसी दिख जाएगी तो उस कंडीशन पे उनके जो भौतिक गुण हो जाएंगे वो समान होंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्यवस्थित रूप में होंगे तो असमान होगा, अलग अलग दिशा में भौतिक गुण। अव्यवस्थित रूप में होंगे तो अलग अलग दिशा में समान गुण होंगे। मतलब यहां पर अगर सही गड़बड़ है, यहां पर अगर व्यवस्थित है, सही रूप है तो असमान, समझ गए? मतलब सही असमान। और यहां पर क्या होगा? यहां पर अगर अव्यवस्थित है तो समान। क्लियर हो गया? इसलिए ऐसा यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको कुछ उदाहरण भी लिखे मैंने, देखिए कौन कौन से उदाहरण है वो आपके सामने रखे हैं। आप इसको देख लेते हैं कौन कौन से उदाहरण है। देखिएगा Ag, Fe, NaCl, H2O, डायमंड, क्वार्ट्ज, सुगर, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे? क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हो जाएंगे। और ग्लास, प्लास्टिक, सिलिका, रबर, स्टार्च, ये किसके हो जाएंगे? अक्रिस्टलीय ठोस के हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में जो मुख्य अंतर है वो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, और इनके गुणों का जो अंतर है वो आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से यहाँ पर गुण प्रदर्शित कर रहे हैं जिसमें इनको विभाजित किया जाता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई है। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ, और अगला बिंदु अब आ रहा है, देखिएगा सही मायने में देखा जाए तो अब ठोस अवस्था का जो चैप्टर है वो अब सही रूप में स्टार्ट होगा। अभी तक हमने क्या किया था? जो इसकी बेसिक चीजें थी, जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे, उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो बिंदु लेके आ रहे हैं वो कौन कौन से बिंदु हैं? देखिए, एक शब्द लिखा है जालक, दूसरा लिखा है जालक बिंदु, और तीसरा लिखा है एकक कोष्ठिका। ये कुछ इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो हम यहाँ पर इस चैप्टर में बार बार प्रयुक्त करेंगे। तो ये कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इनको पहले हमें सीखना होगा। तो चलो, अगर आप देखें तो आपके सामने एक बिल्डिंग दिख रही है, बड़ी सी बिल्डिंग, बड़ा सा अपार्टमेंट दिख रहा है। अपार्टमेंट में क्या होता है बेटा? अपार्टमेंट में फ्लैट्स होते हैं। फ्लैट्स कैसे हो सकते हैं? 2 BHK, 1 BHK, 3 BHK होते हैं, ये तो आपको पता है। तो मान लेते हैं कि इस बिल्डिंग में ये एक फ्लैट है, ये 2 BHK बोल सकते हो, 3 BHK, कुछ भी, जो भी चाहे आप वो बोल सकते हो। तो ये एक फ्लैट है इस बिल्डिंग में, और इस ऐसा ही फ्लैट, ऐसे ही समान आकार के फ्लैट इस पूरी बिल्डिंग में है। बात समझ में आ रही? इस पूरी बिल्डिंग में इसी प्रकार के समान आकार के फ्लैट हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग इस फ्लैट से मिलके बनी होती है। यानी इस फ्लैट के लगातार जो समान रूप से मिलके बनी होती है, तो वह भाग जो कि उसमें समान रूप में बार बार रिपीट हो रहा है,
वो जो होता है वो एकक कोष्ठिका कहलाता है, वो एकक कोष्ठिका कहलाता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या कहलाएगा वो? एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका का मतलब क्या है? जो बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब बार बार रिपीट होने का मतलब जिससे मिलके कोई चीज बनी हुई है, वो एकक कोष्ठिका है। तो ये जो है बेटा फ्लैट जो है ये एकक कोष्ठिका है, और एकक कोष्ठिका से मिलके जो बड़ी सी बिल्डिंग बनी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जालक। उसी प्रकार से जैसे अगर हम किसी घन को ले लें, मान लेते हैं उस फ्लैट की जगह घन रख दें, तो ये घन रखा हुआ है, तो ये जो घन है, ये आपके सामने जो घन दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये जो घन दिख रहा है ये जो है एकक कोष्ठिका, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट सेल, ये होगा। और इसी बहुत से घनों से मिलके एक बड़ा सा रूप, बड़ा सा आकार जो आपके सामने बन के आया, वो क्या कहलाएगा? उसको हम लोग जालक बोलते हैं, या उसको हम लोग स्पेस लैटिस भी बोलते हैं, लैटिस भी बोलते हैं, स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किसको जालक बोला जाता है और किसको एकक कोष्ठिका बोला जाता है। इसी रूप को हम इस रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ये तो हमने 3D डायग्राम दिखाया, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं, बिंदुओं के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि ये एकक कोष्ठिका कैसे बनी होगी? बिंदुओं से मिलकर बनी होगी। जैसे ये बिंदु हो गया, ये बिंदु हो गया, इस प्रकार से बिंदुओं से मिलकर बनी होगी। तो बेटा ये जो बिंदु होते हैं ना, इन बिंदुओं को जालक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? फिर से मैं बता दूं आपको, इनको हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु, जालक बिंदु। क्लियर हो गया? समझ में आ रही बात? तो इनको हम लोग बोलते हैं जालक बिंदु। तो और ये बिंदु किस रूप में रहते हैं? इस रूप में, डॉट के रूप में यहाँ पर रहते हैं। बिंदु या डॉट के रूप में प्रदर्शित किया, इसीलिए इसको जालक बिंदु बोलते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई? क्या क्या चीजें आपने सीख ली? पहली आपने सीखी जालक, दूसरी जालक के बाद क्या सीखा? एकक कोष्ठिका, और फिर आपने क्या सीखा? उसमें जालक बिंदु। अब इसकी डेफिनेशन अगर आपसे कहीं पूछ ली जाए तो डेफिनेशन मैंने आपके सामने रखी है, आप चाहे तो इसको नोट कर लें, आप चाहे तो इसको पढ़ लें, और आप चाहे तो इसको समझ लें, और अपनी लैंग्वेज में जब आपसे पूछा जाए तो आप उसको लिख सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? ठोस में अवयवी कणों की नियमित अथवा पुनरान्वित त्रिविमीय 3D व्यवस्था जो कि बिंदु द्वारा निरूपित और प्रदर्शित होती है, क्रिस्टल जालक कहलाती है। क्लियर हो गया? दूसरा देखो, एकक कोष्ठिका किसको कहते हैं? तो एकक कोष्ठिका जालिक बिंदुओं का समूह, भाग, सामान्यतः लघुत्तम भाग, जिसमें इसके किनारों तथा इसके समान किनारों की लंबाई के अनुदिश, बेटा इसमें लंबाई समान होती है, वो जो लंबाई होगी उसके बारे में क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो केवल उसने बताया है कि किनारों की लंबाई, तो अनुदिश समानांतर क्रम में पुनर्निर्वाचन से संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक की एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो आप ये डेफिनेशन समझ सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, और या तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जैसा भी आपको समझ में आ जाए। और जालक बिंदु के बारे में हमने बताया, प्रत्येक अवयवी कणों, अब कण कुछ भी हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, कण अणु हो सकते हैं, यानी अणुओं का ठोस हो सकता है, परमाणुओं का ठोस हो सकता है, आयन का ठोस हो सकता है, वो हम आपको आगे समझाएंगे। तो अणु, परमाणु, आयन को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है तथा यह बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो ये आपका था लेक्चर नंबर 2, किसका था? ठोस अवस्था का। और अब हम इसके आगे की बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 में।